हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज के इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 20। बच्चों, ये वर्कशीट क्लास 8th का है। आज का हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में हम पढ़ने वाले हैं इतिहास का पाठ 5। पाठ 5 है जब जनता बगावत करती है, नीतियाँ और लोग। ये वर्कशीट 29 सितंबर 2021 का है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है, लोग किस प्रकार बगावत कर रहे हैं। नवाबों की छीनती सत्ता। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी थी। क्यों छीनने लगी थी बच्चों? क्योंकि ब्रिटिश जो थे वह इनकी सत्ता को इनसे छीन रही थी। इस वजह से 18वीं सदी के मध्य में भारत के राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लग गई थी। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। तो बच्चों, किस प्रकार उनकी ताकत छीनने लगी थी? तो जो ब्रिटिश सरकार था उसने क्या किया कि उनके अब दरबार में भी अपने सैनिकों को तैनात कर दिया, जिस वजह से धीरे धीरे उनकी स्वतंत्रता घटती चली गई। उसके बाद राजस्व वसूली पर भी वह अपना ही अधिकार जमाते थे। आगे देखते हैं। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। अब बातचीत में क्या हुआ यह देखिए। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटा को राजा मान ले, लेकिन कंपनी ने ऐसा नहीं किया। हम सभी ने पढ़ा है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। 1857 का जो युद्ध हुआ था बच्चों, उसमें झांसी की रानी ने खूब बढ़ चढ़ कर अंग्रेज़ों के साथ मुकाबला किया। पूरी कोशिश की उन्हें भारत से खदेड़ने की। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे, लेकिन कंपनी जो थी वह नहीं मानती थी कि दत्तक पुत्र जो है वह उस राज्य का या उस राजगद्दी का अधिकारी होगा। इसीलिए उसने पेशवा बाजीराव की भी बात नहीं मानी और उन्हें पेंशन देने से इनकार कर दिया। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई थी। 1856 में अंग्रेजों ने अवध को अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसीलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। तो बच्चों, यहाँ तक आपने देखा कि किस प्रकार अंग्रेज जो है वह राजाओं और नवाबों की सत्ता को छीनते आ रहा था। अंग्रेज़ों को लगता था कि उनसे मुकाबला करने वाला कोई है ही नहीं, वह जितना चाहें उतना अत्याचार कर सकते हैं। कंपनी ने मुगल के शासन को खत्म करने की पूरी योजना बना ली। ये कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंश को बादशाह नहीं बनाया जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। तो बच्चों, इस प्रकार कंपनी ने मुगलों के शासन को समाप्त किया। मुगलों के आखिरी मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, जिसके बाद अंग्रेज़ों ने किसी को भी मुगल बादशाह नहीं बनने दिया।
चलिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं किसान और सिपाही, और यहाँ देखते हैं कंपनी ने इनके साथ क्या अत्याचार किया। तो देखिए, कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचा रही थी। उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएगा। जबकि 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा का आदेश मिला, तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें जमीन के रास्ते से जाने में ऐतराज नहीं था। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सजा दी गई। सिपाही गांवों के हालात से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे। वे अपने परिवार गांवों में छोड़कर आए थे। लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया। तो देखा बच्चों, किस प्रकार अंग्रेज़ों ने किसानों पर और सिपाहियों पर अत्याचार किए। बहुत सारे भारतीय उस समय अंग्रेज़ों के अंतर्गत काम करते थे, सिपाही के रूप में काम करते थे, तो वह उनसे मनमाने तरीके से काम करवाते थे। अब देखिए सुधारों पर प्रतिक्रिया। अब सुधारों पर प्रतिक्रिया पढ़ते हैं। तो कंपनी ने ईसाई मिशनरियों की खुलकर काम करने और अपने तक की जमीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बना दिए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन किया। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाना चाहता है तो पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही होगा। इन सभी कदमों से भारतीयों के बड़े वर्ग को यकीन हो गया कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से उन्होंने कुछ अच्छे भी काम किए तो उन्होंने कुछ बुरे भी काम किए। भारत से उन्होंने सती प्रथा को मिटाया और विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। तो इसके लिए जो कानून उन्होंने बनाया वह अच्छा था भारत के लोगों के लिए, महिलाओं के लिए। उन्होंने अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया क्योंकि वो अंग्रेजी में ही सब कुछ समझ पाते थे। इसीलिए वो चाहते थे कि भारतीय भी अंग्रेजी सीखें। तो लैंग्वेज सीखना कोई गलत बात है नहीं, तो यहाँ पर उन्होंने भी सही किया। लेकिन वह यह चाहते थे कि लोग उनके धर्म को अपनाएं, ठीक है, और अपने धर्म को छोड़ दे, और उन्होंने इसके लिए लोगों को लोभ भी दिया। उसके बाद बच्चों, उन्होंने जो 1850 में एक नया कानून बनाया था कि भारतीय व्यक्ति क्या करे, ईसाई धर्म को अपना ले। इससे क्या होगा, जो अंग्रेज़ सरकार है वह उनको उनके पुरखों की सारी संपत्ति और उनका अधिकार जो है वो वापस कर देगी। तो यहाँ पर अंग्रेज़ सरकार भारतीयों को यह लोभ दे रहा था कि वह सभी क्या करें, ईसाई धर्म को अपना लें। तो बच्चों, अंग्रेज़ों ने इस प्रकार की नीतियों को लोगों पर थोपा। अब आगे देखिए इससे संबंधित प्रश्न। तो पहला प्रश्न हमारा है, स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता किस प्रकार घटती जा रही थी। तो बच्चों, उनसे सभी अधिकार जो हैं वह छीने जा रहे थे, इस वजह से उनकी स्वतंत्रता घटती जा रही थी। इसका उत्तर जो है वो आप इसमें से ही लिख सकते हैं। देखिए इसका उत्तर यहाँ दिया गया है, यहाँ से लिख सकते हैं आप। बहुत सारे दरबारों में रेजिमेंट तैनात कर दिए गए। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया। उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। तो इस प्रकार उनकी स्वतंत्रता जो है बच्चों वो घटती जा रही थी। यहाँ से आप प्रश्न संख्या 1 का आंसर नोट कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, कंपनी ने मुगल शासकों के आधिपत्य को किस प्रकार खत्म किया। तो चलिए बच्चों, यह भी आपको बता दें कि उन्होंने क्या किया। तो उन्होंने यह फैसला लिया था कि हम मुगल शासन को ख़त्म करेंगे, उसका जो अंतिम राजा है उसके बाद हम किसी को भी
मुगलों का शासक नहीं बनने देंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर हम यहाँ से नोट कर सकते हैं। देखिए, कंपनी ने मुगलों के शासन को ख़त्म करने की पूरी योजना बना ली थी। पॉइंट वाइज लिख सकते हैं इसे। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर मुग़ल बादशाह का नाम जो है वो हटा दिया गया। उसके बाद 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं बसाया जाएगा। उसके बाद 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफ़र आखिरी मुग़ल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में ही मान्यता दी जाएगी। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। पॉइंट में लिखें, ज़्यादा बेहतर रहेगा बच्चों। तीसरा प्रश्न देखिए, कंपनी के शासनकाल में सैनिक और किसान क्यों असंतुष्ट थे? तो बच्चों, सैनिक और किसान इसलिए असंतुष्ट थे क्योंकि कंपनी उन पर अपना ही दबाव डालती थी। वह उनके मन मुताबिक काम नहीं करती थी, बल्कि उन पर दबाव डालती थी किसी भी कार्य को करने के लिए। यहाँ इसका उत्तर दिया हुआ है, आप यहाँ से लिख सकते हैं इसका उत्तर। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था समुद्र यात्रा उनके धर्म और जाति को भ्रष्ट कर देंगे। 24 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते वर्मा जाने को आदेश मिला, तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया, जिस वजह से बच्चों सरकार ने उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी। और इसी वजह से किसान और सैनिक जो थे वह कंपनी के शासन से असंतुष्ट थे। तो प्रश्न संख्या 3 का उत्तर आप यहाँ से पॉइंट वाइज लिखें। चौथा प्रश्न है, भारतीयों को ऐसा क्यों लगने लगा कि अंग्रेज उनके परंपरात्मक जीवन शैली को नष्ट करना चाह रहे हैं? स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पे हमने देखा कि कंपनी ने कुछ सुधार किए थे, जिनमें कुछ सुधार तो ऐसे थे जो उनके हित में थे, लेकिन कुछ सुधार ऐसे थे जो उनके हित में नहीं थे। जैसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने, यहाँ तक कि ज़मीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी गई थी। उसके बाद 1850 में एक नया कानून बनाया गया, जिसमें प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उनका अधिकार पहले जैसा रहेगा। तो ये कुछ बातें थी जिस वजह से उन्हें लगता था कि वे उनके परंपरागत जीवन शैली को नष्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप लिखें उसमें, ये हो जाएगा प्रश्न संख्या 4 का उत्तर। ठीक है बच्चों, आज का ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। वर्कशीट कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वर्कशीट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।